सुप्रभातम भैया और बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं विज्ञान की अध्यापिका मनीषा राकावत आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का अध्याय 7वां जीवों में विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देख लिया था कि व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली हमने पढ़ी थी, उनके सामान्य कैरेक्टर हमने पढ़े थे। व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इनके सामान्य कैरेक्टर हमने पढ़े थे। अब इसके बाद में प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर किन किन जो भाग हैं वह आते हैं, या इनके अंदर कौन कौन से प्लांट को और एनिमल को रखा गया है, किस बेस पर उनको रखा गया है, इनके बारे में आज हम ये अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लांटी लेती हूँ। प्लांटी का अर्थ है प्लांट। प्लांट यानी पादप जगत, पादप जगत ले सकते हैं। अब प्लांट के सामान्य कैरेक्टर सभी को पता है, यह बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर यानी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनके अंदर कोशिकाएं उपस्थित होते हैं और केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है वह उपस्थित होती है। कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। उनके अलावा यह स्वयं कोशी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये सामान्य कैरेक्टर है जो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। जो सभी प्लांट है, जो सभी पादप है, ये कैरेक्टर उनमें उपस्थित होते हैं। अब जो ये पादप जगत है या प्लांट है, उनको किस बेस के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है कि ये प्लांट है इस कैटेगरी में आएगा, दूसरा प्लांट है ये इस कैटेगरी में आएगा। तो उनको किस आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले कि प्लांट के अंदर संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। संवहन ऊतक क्या होता है? पादपों के अंदर जल के लिए और उनमें खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए, संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन जल को और खाद्य पदार्थों को पहुंचाना, जल और खाद्य पदार्थों को पहुंचाना। तो जल और खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक इनमें उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। वह कौन कौन से ऊतक होते हैं? एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का कार्य यह है कि जो भी जल होता है वह पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। फ्लोएम जो है, जो भी खाद्य पदार्थ है उनको पौधे के सभी भाग अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो इसमें ये कैरेक्टर है, यानी इस पादप जगत को एक कैरेक्टर ये कि पादपों के अंदर संवहन ऊतक उपस्थित है या नहीं है, जाइलम फ्लोएम उपस्थित है या नहीं है। फिर उनके बाद में दूसरा कैरेक्टर लिया गया है कि इनके अंदर जो इनका शरीर है, शरीर को अपन विभेदित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शरीर को विभेदन के आधार पर बांटा गया है, या विभेदन के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। विभेदन यानी इनके शरीर में सुविकसित जड़ तना पत्ती उपस्थित है या नहीं है, उनके आधार पर। कोई कोई प्लांट आप देखते हो कि थैलस के रूप में है, उनमें जड़ तना पत्ती को आप विभेद नहीं कर सकते। और बहुत सारे प्लांट है जो स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि इनमें जड़ तना पत्ती उपस्थित है। तो पहला हो गया संवहन ऊतक पादपों में उपस्थित है या नहीं है। दूसरा हो गया शरीर को विभेदन के आधार पर इनका शरीर है, जड़ तना पत्ती में विभेद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा है इनके अंदर कि इसमें बीज धारण करने की क्षमता होती है या नहीं होती है। बहुत सारे पादप होते हैं जिनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है। बीज धारण की क्षमता के आधार पर। तो ये तीन कैरेक्टर है
हैं जो पादपों को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। सवन ऊतक उपस्थित है या नहीं है, शरीर को विभेदित कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बीज धारण की क्षमता पादपों में होती है या नहीं होती। मतलब बहुत सारे पादप होते हैं जिनसे बीज उनमें उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारे पादप होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे पादप जगत। अपुष्पोद्भिद पादप और पुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप यानी इनके अंतर्गत न तो बीज आएंगे न ही पुष्प। इन पौधों के अंदर, इसके अंदर आने वाले जो सभी प्लांट हैं उनमें न तो वह बीज उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं न ही उनमें पुष्प विकसित होते हैं। ये दो कैरेक्टर हो गए। और पुष्पोद्भिद के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट हैं उनमें बीज धारण करने की क्षमता होती है और पुष्प भी उनमें विकसित होते हैं। ये दो के आधार पर हम इनमें वर्गीकरण करेंगे। तो अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आएंगे हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीन के कैरेक्टर अपन पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा के दो भाग होते हैं। टेरिडोफाइटा के ही अपन दो भाग होते हैं, यानी टेरिडोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है जो पुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। पहला है जिम्नोस्पर्म, फिर है एंजियोस्पर्म। तो पहला हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो थैलोफाइटा के जो कैरेक्टर होते हैं उनका जो शरीर होता है वह थैलस के रूप में होता है। उनको अपन जड़ तना पत्ती में विभेद नहीं कर सकते। इनकी कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिका से मिलकर बने होते हैं। आप उदाहरण थैलोफाइटा का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ये शैवाल है। बहुत सारी जो शैवालों की प्रजाति होती है वह थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है। शैवाल आपने देखे होंगे, पानी के ऊपर जो नील हरी शैवाल होते हैं उनमें आप जड़ तना पत्ती में विभेद नहीं कर पाएंगे। यह उनकी संरचना ये ऐसे थैलस के रूप में ही होती है, आपको उनमें जड़ तना पत्ती नहीं दिखेगा। इनके इस शैवाल के पूरे भाग से, इनके शरीर के पूरे भाग से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ये ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या होता है, इनके अंदर जो सवन उत्तक होते हैं वह सवन उत्तक इनमें नहीं पाए जाते हैं। सवन उत्तक इनमें अनुपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सवन उत्तक नहीं पाए जाते, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। इन्हें अपन सिर्फ तना और पत्ती में विभेद कर सकते हैं। इन प्लांट के अंदर या इन पौधों के अंदर सिर्फ आपको तना दिखेगा, पत्ती दिखेगी, आपको इनमें जड़ें नहीं दिख सकती। इसलिए इनको सिर्फ तना और पत्ती में विभेद किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप फर्न ले लो, इसमें मार्केशिया है, मार्केशिया, विक्सिया इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट है। फिर अपन बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा के अंदर सवन उत्तक उपस्थित होते हैं, यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा में सवन उत्तक इनमें पाए जाते हैं। इन पादप को अपन जड़ तना पत्ती में विभेद कर सकते हैं। इस प्रकार के पादप को हम जड़ तना पत्ती में विभेद कर सकते हैं। इन पादपों के उदाहरण है फर्न है और मार्सिलिया। ये पौधे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। टेरिडोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मैंने बताया कि यह पुष्पोद्भिद पादप होते हैं, यानी इन पादपों के अंदर बीज धारण की क्षमता पाई जाती है और इनमें पुष्प भी विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं अपन, तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत एंजियो का अर्थ होता है नग्न, स्पर्म का अर्थ होता है बीज। तो हम देखेंगे कि टेरिडोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो का अर्थ होता है, जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्म यानी बीज, ऐसे बीज जिनके चारों ओर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे बीजों को हम या ऐसे पौधों को जिम्नोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। इन पौधों को अनावृत बीजी भी बोल सकते हैं, अनावृत बीजी पादप, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म की बात करें अपन, तो एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। इसका मतलब है कि इन पादपों के जो बीज होते हैं, बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, इन्हें अपन आवर्त बीजी पादप भी बोल सकते हैं। आवर्त बीजी पादप इन्हें अपन बोल सकते हैं। एंजियोस्पर्म जो पादप होता है, इनके अंदर दो उदाहरण है साइकस और पाइनस का। साइकस और पाइनस जो पादप होते हैं, साइकस व पाइनस बहुत लंबे प्लांट होते हैं, काष्ठीय होते हैं, यानी इन पौधों से अपन लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं पेड़ से, और ये सदाबहार होते हैं और इनमें पुष्प विकसित होते हैं। और आप देखेंगे कि जो साइकस वाला प्लांट होता है, साइकस से अपन जो साबूदाना होता है, जिसकी अपन खीर भी बनाते हैं, साबूदाना तो होते हैं वह साइकस प्लांट से ही, अमन साइकस जो पेड़ होता है उसी से अपन साबूदाना प्राप्त करते हैं। पाइनस जो होता है, पाइनस के अंदर जो परागकण होते हैं बहुत बड़े विकसित होते हैं, बहुत उनकी जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आप देखेंगे कि इनको बीज पत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें बोलते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से आप समझ सकते हैं कि एक बीजपत्री उन्हें कहते हैं जिन बीजों को अपन दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। जैसे आप देख सकते हैं गेहूं है, चावल है, इनके बीजों को आप दो बराबर भाग नहीं कर सकते, दो हिस्से नहीं कर सकते। द्विबीजपत्री पौधे ऐसे बीज जिनको अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे मटर है, चना है, मूंगफली है, ये सभी द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो गया। अब इनको अगर आपको कोई इनका जड़ लाके दे दे, पत्ती, फूल, आपको ये लाके दे दे और बताए कि इसमें से बताओ कौन सा पादप एक बीजपत्री का है, कौन सा पादप द्विबीजपत्री का है, तो यदि आपको जड़ से अनुमान लगाना है तो जिन पौधों में जो जड़ें होती हैं वह रेशेदार होती है, यानी उनकी कोई मुख्य जड़ होती नहीं है, रेशेदार जड़, रेशेदार जो जड़ होगी वो एक बीजपत्री के अंतर्गत आएगी। द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो जड़ होगी मूसला जड़ आएगी, यानी एक मेन जड़ होगी और उनसे अलग अलग ये शाखाएं निकली रहती है, उसे बोलते हैं अपन मूसला जड़। एक मुख्य जड़ और उनसे अलग अलग ये शाखाएं निकली रहती है, वह द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगी। दूसरा अपन देखेंगे कि यदि आपको कोई प्लांट की पत्ती लाके दे दे, जैसे ये लीफ लाके दे दी, तो एक लीफ तो होगी ऐसे, जैसे आपने गेहूं की लीफ देखी होगी,
की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर सिर्फ एक लाइन होती है और उनमें सीरा विन्यास या जालिकाबद्ध रेखाएं अनुपस्थित होती हैं, उनमें नहीं पाई जाती। जबकि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर एक जालिकाबद्ध संरचनाएं पाई जाती है, यानी इनके अंदर बहुत सारी ये जालिकाएं आपको देखने को मिलेगी और इनकी पत्तियां जो होती है वह लंबी नहीं होकर के मोटी होती है। तो पत्ती के आधार पर आप पहचान सकते हो कि एक बीजपत्री पादप कौन सा है, द्विबीजपत्री पादप कौन सा है। उसके बाद में यदि आपको फूल को लाके दे दे कि फूल से आप उसको आइडेंटिफाई करो कि एक बीजपत्री कौन सा है, द्विबीजपत्री कौन सा है, तो जो हरी पंखुड़ियां होती है, जो पेटल्स होते हैं, यदि उनमें 3 है तो वह एक बीजपत्री होगा। यदि उनमें 4 या 5 है, उनकी जो पेटल्स की संख्या आप गिन सकते हो 4 या 5 होगी तो वह द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगा। और यदि उनके 3 या 3 के गुणांक हो सकते हैं वो आएगी एक बीजपत्री के अंतर्गत। तो ये अपने इसका प्लांटी का जो हमने पादप जगत पढ़ा उसका वर्गीकरण पूरा हो गया है। अब आगे अपन पढ़ेंगे आगे हम देखेंगे एनिमेलिया के बारे में। एनिमेलिया के अंतर्गत नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एनिमल यानी जो सभी आने वाले इसके अंतर्गत जीव है वह जंतु जगत के होंगे। जंतु जगत आप बोल सकते हो या एनिमेलिया जगत आप बोल सकते हो। इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इनके मेन कैरेक्टर पढ़ लेते अपन कि क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो ये बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय, विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का आशय है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तीसरा है कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। चौथा कैरेक्टर है कि ये चलायमान होते हैं। बहुत सारे जो जीव होंगे वह नहीं होंगे, बाकी अधिकांश जो है वह चलायमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं चल करके। तो ये एनिमेलिया के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनके सामान्य कैरेक्टर है। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले इनके अंतर्गत कौन आया है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप सिंपल से ऐसे याद कर सकते हो। इस एनिमेलिया को 10 भागों में बांटा गया है। तो ये 10 भाग है, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। ये इंग्लिश में नाम लिख के PSP, NA, AA, ME और PG, इसके आधार पर आप इनको याद कर सकते हैं। पी का आशय पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये 10 इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होता है? ऐसे जीव जिनके शरीर पर छोटे छोटे पोर उपस्थित होते हैं। पोर का आशय आप जानते हैं छिद्र, यानी इनकी संरचनाओं पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा, जैसे ऐसी स्ट्रक्चर है और ये चलायमान नहीं होते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, कोई आधार इनको मिल गया वहां से उस आधार से यह चिपक जाते हैं और ये छोटे छोटे छिद्र इन पर पाए जाते हैं।
और यह छिद्रों के द्वारा अंदर नाल प्रणाली के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब इनको ऑक्सीजन, जल व खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है तो इन छिद्रों के माध्यम से नाल प्रणाली द्वारा शरीर के अंदर तक यह पहुंच जाते हैं। तो इनका मेन कैरेक्टर यही है पोरिफेरा संघ के अंतर्गत कि इनके शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पोरिफेरा का एक उदाहरण आप देख सकते हो इस चित्र में, साइकॉन है। ये पोरिफेरा के अंतर्गत आने वाला जीव है। इसके शरीर पर जो मैंने इसका चित्र बनाया है वही है कि इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ही यह, जैसे जल के अंतर्गत ये रहते हैं तो वहाँ से जल है या ऑक्सीजन है या खाद्य पदार्थ का संवहन है वह इन छिद्रों के माध्यम से यह करते हैं। दूसरा अपन आगे पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो आने वाला जीव है उसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हाइड्रा है। हाइड्रा का आपने देखा ही होगा, हाइड्रा के अंतर्गत ये दंश कोशिकाएं पाई जाती है, यानी दंश कोशिका इन्हें बोलते हैं। दंश कोशिका इन्हें बोलते हैं। यह दंश कोशिका का एक कार्य है, ये एक ऐसे अगर किसी को जीव से अपनी सुरक्षा करनी है या खाद्य पदार्थों को लेना है, अगर इनके सामने कोई छोटा जीव है तो इन दंश कोशिकाओं से ये क्या करेगा, उस एक टॉक्सिक जो केमिकल होता है उसका स्त्रावन करता है जिससे आगे वाला जीव है वो मर जाता है और यह इन दंश कोशिकाओं द्वारा अपने मुख में उस जीव का ग्रहण कर लेते हैं। यह सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाला, जैसे हाइड्रा है, समुद्री एनिमोन है, समुद्री एनिमोन है, ये सभी है जो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे अपन पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का आशय होता है, प्लेटी यानी फ्लैट, एकदम फ्लैट इन्हें बोला गया है, यानी चपटे क्रमी, इन्हें अपन बोल सकते हैं चपटे क्रमी। इनके अंतर्गत जो वास्तविक देह गुहा होती है वह उपस्थित नहीं होती है। इनका शरीर है वह द्विपार्श्व सममित होता है, यानी यदि इनके शरीर को अपन दो बराबर भागों में विभाजित करें तो इन्हें आराम से दायां भाग अलग और बायां भाग अलग यह हो सकता है। और त्रिकोणीय होते हैं। त्रिकोणीय यानी इनकी जो शरीर की कोशिका है वह तीन परतों से, तीन कोरक से मिलकर बनी होती है। ये आप मैं बताती हूँ आपको, ये देखो चित्र में आपको दिख रहा होगा, इन्हें चपटे क्रमी, एकदम फ्लैट इनकी संरचनाएं आपको दिख रही है, चपटे क्रमी इन्हें बोलते हैं। उसके बाद में तीन कोरक से इनकी संरचना मिलकर बनी होती है। कोशिकाओं की संरचना है तीन कोरक से। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे निमेटोडा। निमेटोडा के अंतर्गत भी इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। इनकी कोशिकाओं को, शरीर को अगर दो भागों में विभाजित किया जाए तो यह बराबर भागों में बढ़ सकते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और इनका शरीर त्रिकोणीय यानी तीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। निमेटोडा को आप गोल क्रमी भी बोल सकते हो या बेलनाकार क्रमी भी आप बोल सकते हो। जैसे एस्केरिस है, इनमें नर और मादा दोनों का भाग अलग अलग आपको दिखाई देता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एनेलिडा। एनेलिडा के अंतर्गत जो आने वाला जंतु है वह भी द्विपार्श्व सममित होता है। एनेलिडा के अंतर्गत आप देख सकते हो, इनमें भी इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोणीय होता है, तीन कोरक से मिलकर बना होता है या तीन परतों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा जो इनका शरीर होता है, जैसे नेरिस है, केचुआ है, इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। सिर से लगाकर पूंछ तक शरीर अलग अलग खंडों में यह विभाजित होता है। उसके बाद में एनेलिडा के बाद में है ऑर्थोपोडा। जो ऑर्थोपोडा संघ के जंतु है उनमें भी द्विपार्श्व सममित होती है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। इनके शरीर की कोशिकाओं को दो बराबर भागों में, शरीर को दो बराबर भागों में बांटना चाहे तो आप बांट सकते हो। द्विपार्श्व सममित पाया जाता है। त्रिकोणीय
इसके अलावा खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। उसके अलावा एक और कैरेक्टर है कि इनका शरीर भी खंडों में विभाजित होता है और इनमें उपांग पाए जाते हैं। उपांग भी इनमें उपस्थित होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र वह होता है इसके अंदर जो रक्त का परिवहन होगा, रक्त जो शरीर के अंदर बहता है वह वाहिकाओं में नहीं बह करके डायरेक्ट कोशिकाओं के कांटेक्ट में बहता है, उसे बोलते हैं अपन खुला परिसंचरण तंत्र। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो आने वाला जंतु है उसके अंतर्गत मैं आपको ये बता देती हूँ, बिच्छू। इनके उपांग पाए जाते हैं, शरीर खंडों में विभक्त होता है। बिच्छू है जो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोलस्का के बारे में। मोलस्का का कैरेक्टर भी यही है, लेकिन इनके अंदर मेन यह पाया जाता है कि इनका जो शरीर होता है बाहर यह एक कवच द्वारा ढका रहता है। जैसे ये बाहर ये कवच है, कठोर कवच पाया जाता है और उसके अंदर कोई जीव उपस्थित होता है, उसके अंदर यह सुरक्षित रहते हैं। तो इसका मेन कैरेक्टर यही है कि यह बाह्य कवच द्वारा ढका रहता है। उसका उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। ये घोंगा है, यूनियो है, ये सभी है जो इसके अंतर्गत मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतु है। देखा आपने, बाहर कठोर आवरण है और उसके अंदर यह जीव उपस्थित है। उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोस का अर्थ होता है कंटक, यानी इनकी त्वचा पर कांटे लगे होते हैं। त्वचा है, त्वचा के बाहर कांटे लगे होते हैं। इसका उदाहरण है स्टारफिश। स्टारफिश ये देखो, स्टारफिश है, इसके बाहरी त्वचा पर आप देखोगे कांटे हैं। ये कांटे के अंदर लगे होते हैं। समुद्री आर्चिन भी है, ये इसका उदाहरण है। इनका जो शरीर कंकाल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और शरीर पर, त्वचा पर कांटे उपस्थित होते हैं। इनका शरीर जो होता है वह द्विपार्श्व सममित नहीं होकर के अधीय सममित होता है। अधीय सममित क्या होता है? अधीय सममित यानी इनको अगर अपन दो भागों में विभाजित करना चाहे तो ये दो भाग इनके नहीं बढ़ सकते। शरीर के दो भाग इनको बराबर भागों में नहीं बांटते, इसलिए इनको अधीय सममित कहा गया है। उसके बाद में अपन बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। बेलिनोग्लोसस के बारे में आपने सुना होगा, वह प्रोटोकॉर्डेटा का एक एग्जाम्पल है। अब ये दो जो कैरेक्टर है प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा जो संघ है, इतने जो हमने 8 कैरेक्टर पढ़े, इन 8 कैरेक्टर के अलावा भी इनमें एक कैरेक्टर उपस्थित होता है, वह होता है नोटोकॉर्ड। इनमें एक, इन दोनों में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो नोटोकॉर्ड होती है वह इनके जीवन की बहुत अवस्थाओं में उपस्थित होती है, आगे वाली अवस्थाओं में यह उपस्थित नहीं होती, यानी जीवन की हर अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होती है। लेकिन जो वर्टिब्रेटा होता है, जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उसके अंतर्गत जो नोटोकॉर्ड होती है वह जीवन की प्रत्येक अवस्था में उपस्थित रहती है। इनका शरीर त्रिकोर की होता है। वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर पढ़ रहे अपन, इनका शरीर त्रिकोर की होता है, इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है और इनमें श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग ये आसानी से कर सकते हैं। और इसमें मेरुदंड उपस्थित होती है। ये कैरेक्टर है जो वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर आ गए हैं। अब हम अगले अध्याय में जो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत जो आने वाले वर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी इनके अंतर्गत जैसे साइक्लोस्टोमेटा है, मत्स्य है, एम्फीबियन है, स्नेक्स है, ये सभी अपन आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज तक हमने इतना ही पढ़ा, प्लांटी और जंतु जगत के बारे में पढ़ा है। तो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट है उनके बारे में आपको एक एक कैरेक्टर उनका याद करना है। जैसे पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है? साबूदाना जो है वह कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है, वह आपको क्वेश्चन में लिखना है। दूसरा है जो जंतु जगत है,
जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जो ये संघ है उनके बारे में आपको बताना है। धन्यवाद।